Hello everyone. So please open your book, the page number 135. Okay, 137. 137. Okay, nuclear energy. Chalo. All of you, look forward. Okay guys, in the last class we had already discussed about the steam energy, wind energy and basically the हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर्स जनरेट किए थे, पता किए थे कैसे बनता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज बेसिकली ऑब्टेन और बेसिकली इन्वेंट फ्रॉम द वाटर. वाटर से हम लोग क्या करते हैं, वाटर फोर्स का यूज करते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. दैट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये पता था. जो एनर्जी वाइंड से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं वाइंड एनर्जी. पता है ना. ओके उसके बाद स्टीम एनर्जी था. स्टीम मतलब कि भाप का जो प्रेशर था उससे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे तब उसको बोलते थे हम लोग स्टीम एनर्जी. और जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो सब स्टीम एनर्जी पे ही बेस्ड होते हैं. ओके उसके बाद जो है आज का जो क्लास होगा वो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, फोसिल फ्यूल्स और बेसिकली सोलर एनर्जी पे बेस्ड है. एक होता है थर्मल एक्सपेंशन एनर्जी. थर्मल एनर्जी मतलब एक तो स्टीम से प्रोड्यूस होता है, एक नॉर्मल सेंसेशन से प्रोड्यूस होता है. यानी कि जो चीजें गर्म होती है, ठीक है, उसको सेंस करके क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोड्यूस कर देता है एनर्जी. कवर्धा का जो शुगर फैक्ट्री है पता है सबको. ऑल ऑफ यू वॉइस क्लियर आ रहा है सबको. ओके देखो न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूक्लियर. अब सबसे खतरनाक एनर्जीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, एक वर्ड है जो शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता, बार्क. ये सुने बार्क. इंडिया के ऐसे 3 ऐसे स्टेशन है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है. एक होता है बार्क, एक है इसरो और एक है आपका डीआरडीओ. ये 3 ऐसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेशन है जहां पे किसी भी नॉर्मल पर्सन का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं. क्या है ये पता है. ये है आपका बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है. ये है आपका इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपका तिरुवनंतपुरम में है, जिसको बेंगलोर से कंट्रोल किया जाता है. यह है आपका डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपका मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए वेपन्स बनाता है. आ रहा समझ में. जितने भी जो सुकोई सुने हो, सुकोई फाइटर जेट जानते हो. फाइटर जेट, फाइटर जेट है ना, जो बेसिकली मिसाइल्स को लॉन्च करता है. फाइटर जेट है, जेट प्लेन्स है, टैंक है. टैंक जानते हो ना, है ना. टैंक है, एंटी मिसाइल सेटअप है, रेडार है, आपके बुलेट गन जितने भी है, AK-47 जो भी बंदूक है, ठीक है, उन सब का अथॉराइजेशन डीआरडीओ के पास होता है. ठीक है, ये सिर्फ वेपन्स बनाता है. बट उस वेपन्स के लिए न्यूक्लियर पावर का जो जनरेटिव है, न्यूक्लियर पावर ऐड करने का काम करता है बार्क. यहां पे टोटल काम होता है न्यूक्लियर का. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर. न्यूक्लियर मतलब कि बहुत ज्यादा हार्मफुल मेटल्स होते हैं. हार्मफुल ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. उसके बाद इसरो का तो पता ही है पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, ये स्पेस के. ठीक है, लेकिन ये दोनों इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड करता है बार्क पे, क्योंकि उसको न्यूक्लियर पावर इनसे ही मिलता है. अब पॉइंट समझना यहां पे. अगर अभी से तुम लोग का टारगेट कुछ नहीं है ना तो इनके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दो. क्योंकि जॉब अगर फिक्स करना है, फ्यूचर में अगर अच्छा से जॉब चाहिए तो ये 3 फील्ड को छोड़ के कोई दूसरा फील्ड नहीं. आ रहे समझ में. एज अ साइंटिस्ट वहां पे क्या होता है, आपका सिलेक्शन होगा अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो. ओके वॉइस आ रहा है क्लियर सबको. ओके देखो
सो बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहां पे बेस्ड है ये? मुंबई। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, जनरल नॉलेज है, जनरल जीके है, तो सब लोग सबको पता होना चाहिए क्या चीज है। ये है इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर आपका एक्सप्लोजन सेंटर या न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर। ठीक है, एक पोखरण पता है? पोखरण, किसी को पता है पोखरण? पोखरण वर्ड सुने हो कहीं पे? ये पोखरण है राजस्थान में, जहां पे इंडिया का एटॉमिक जो भी वेपन्स होता है उसका टेस्टिंग करते हैं। नहीं सुने पोखरण? हाँ तो सुनो छोड़ो, चलो इतना हो गया। अब बार्क का प्रोग्राम समझना और न्यूक्लियर जो एनर्जी होता है वो समझ लो। अब सबको पता है जो सन है वो इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है? सन है ना, हम जो अर्थ है उसको एनर्जी कहां से मिलता है? सन से मिलता है, लेकिन सन को एनर्जी कहां से मिलता है? इनसाइड द सन, द अर्थ सन कोर, जो सन है उस सन के जो कोर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, यहां पे होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक मिनट, फ्यूज नहीं होगा, फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक हीलियम एलिमेंट्स होते हैं और कुछ न्यूक्लियो यानी कि आपका बेसिकली ऐसे एलिमेंट जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, रेडिएक्टिव होता है। रेडिएक्टिव समझते हो? रेडिएशन जानते हो? सिंपल मिसाइल जानते हो आप लोग? मिसाइल जब जाता है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन करता है। हिरोशिमा नागासाकी वर्ड सुने हो? जानते हो कि नहीं? जापान का एक वर्ड है, एक बेसिकली बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड क्या था, सिटी था, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिसपे अमेरिका ने सेकेंड वॉर में क्या किया था, न्यूक्लियर मिसाइल फेंका था। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियर मिसाइल जब गिरा तो उसमें न्यूक्लियर था, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, वो ऐसा एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव क्या करते हैं, सिग्नल छोड़ते हैं या रेडियो एक्टिव वेव छोड़ता है, तबाही अपने तरफ होता है, लेकिन एक बार गिरने के बाद वो 10 साल तक बना रहता है। मतलब उसके जो रेडिएशन होता है वो कम से कम 10 से 12 साल या 20 साल तक भी क्या होता है, पूरे एरिया में फैले रहे। तो न्यूक्लियर मिसाइल का जब यूज किए वो लोग, तो गिरने के बाद तो समझ लो कि वो पूरा 10 किलोमीटर का जो एरिया था उसको पूरा बहुत बड़ा गड्ढा कर गया। ठीक है, पूरा का पूरा सिटी तबाह हो गया, कोई भी बिल्डिंग नहीं बचा, पूरा तबाह। पॉइंट नंबर 2, ये जब मिसाइल गिरा तो उसके लगभग 20 से 50 साल तक, 20 से 50 साल तक इसका इफेक्ट दिखते रहा। आ रहे समझ में? इसका इफेक्ट जो है वो दिखते रहा और अभी भी इसका इफेक्ट कहीं न कहीं दिखता है। मतलब जहां वहां के लोग, हिरोशिमा और नागासाकी के लोग जब नॉर्मल हो गया, वहां पे फिर से जब वो लोग बसे, तो वहां जो एटमॉस्फेयर था वह इतना पॉल्यूशन हो गया था रेडिएशन की वजह से कि वहां जो भी बच्चे पैदा होते थे वो हैंडीकैप पैदा होते थे ड्यू टू रेडिएशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि रेडिएशन उसकी बॉडी को क्या कर देता था, क्रॉस करके उनकी सेल्स को डिवाइड कर देता था। कुछ बच्चों के जैसे हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, किसी में एयर नोज की, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था। तो ये सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। इसलिए हर गवर्नमेंट, हर मतलब जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियर मिसाइल को बैन करके रखा है। पावर सबके पास है, न्यूक्लियर पावर हर एक कंट्री के पास है, लेकिन कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये यूज हुआ तो आपका कंट्री नहीं, पूरे कंट्री तबाह हो जाए। आ रहा समझ में? क्योंकि हर एक कंट्री के पास क्या है, अभी न्यूक्लियर मिसाइल्स है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री पर मिसाइल छोड़ोगे तो ये जाने में कम से कम 5 मिनट्स का टाइम लगेगा इसको, तब तक उसमें सेंसर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कंट्री कौन सा मिसाइल छोड़ा है। क्योंकि जैसे न्यूक्लियर मिसाइल छूटता है, अगर न्यूक्लियर का कोई भी छोटा सा पार्टिकल भी कहीं पे रिलीज होता है तो सैटेलाइट उसको हाई जोन में दिखाता है, रेड सिग्नल हो जाता है। ठीक है, जितने भी सैटेलाइट है वो, तो वो क्या करता है, तुरंत उसके अगेंस्ट क्या कर देगा, मिसाइल छोड़ देगा। ये दो कंट्री जब तबाह होंगे तब तक पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, इतना रेडिएशन हो जाएगा कि आपका जो ओजोन लेयर होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर सन क्या करेगा, सन का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इंडिया पे नहीं,
पूरे देश पे जितने भी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में इंटर कर जाएगा। फिर वो लोग तो मरेंगे, हम लोग भी मरेंगे। आ रहा समझ में? इससे पूरे देश क्या करते हैं, इसको बैन करते हैं, लेकिन सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। अब एक वर्ड देखो, न्यूक्लियर फिजन होता क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे यूरेनियम होता है, यूरेनियम वर्ड सुने हो? ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे मिसाइल में यूज होता है। ठीक है, अगर ये ब्लास्ट होता है तो इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन होता है। दुनिया का सबसे पावरफुल अगर कोई बॉम्ब होता है या कोई पावरफुल मिसाइल होता है, वो होता है न्यूक्लियर मिसाइल और ये न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, इसमें होता है यूरेनियम, जिसको यू से, ये एलिमेंट है जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतना ज्यादा हैवी मेटल होता है, हैवी एलिमेंट होता है कि जब ये डिवाइड होता है तो अपने जैसे 3 और बनाता है। ठीक है, और 2 अमाउंट में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी पॉइंट समझते जाना, मतलब वो खुद अपने आप में डिवाइड हुआ, लेकिन साथ में 3 पार्टिकल खुद का बना ली और 2 हाई अमाउंट में क्या बना दिया, एनर्जी बना दी। उसके बाद ये जो 3 बना है एलिमेंट, दे आर डिसोसिएटेड फ्रॉम द मदर एलिमेंट, दे आर आल्सो डिसोसिएटेड एंड फॉर्म मोर 3 एलिमेंट्स एंड 2 पार्ट्स ऑफ मोर एनर्जी। आ रहा समझ में? और ये फिर वैसे 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, और ये एनर्जी फॉर्म करेगा। ये फिर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, और क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका एनर्जी। मतलब एक बार अगर मिसाइल गिरा तो उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक एलिमेंट गिरने से इतने सारे एलिमेंट और वो बनते जाता है बनते जाता है बनते जाता है। आ रहा समझ में? तब तक जब तक इसका पावर क्या ना हो जाए, पूरी तरह से कम ना हो जाए, इतना हार्मफुल ये एलिमेंट होता है। इसलिए इसको बैन करके रखते हैं, मतलब कि कोई भी जनरल इंसान यूज नहीं कर सकता। और छत्तीसगढ़ में ये मिलता है। समझ में आ रहा है? ये छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ एरियाज में जहां पे पूरा रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ कुछ एरियाज में पहले मिलता था, अभी पता नहीं मेरे को, लेकिन ये मिलता है, याद रखना। सोर्स है, छोटा मोटा मिलेगा। रेडियो एक्टिव जोन बोल, अगर ये यूरेनियम इतने में रहेगा ना, इतने में ओपनली रहेगा, तब तक आपकी डेथ हो जाएगी, याद रखो। क्योंकि यूरेनियम जहां भी होगा क्या छोड़ेगा, रेडियो एक्टिव सिग्नल। जितना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपके लिए हार्मफुल है, उससे 100 गुना ये हार्मफुल होता है, क्योंकि ये गामा रे प्रोड्यूस करता है। अल्फा रे, बीटा रे, जितने भी रेज हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो सारे रेज छोड़ता है। आ रहा है समझ में? हाँ, आपका मतलब बोल सकते हैं कोरोना वायरस से भी खतरनाक होता है। वो तो अभी अभी का क्या है, बायोलॉजिकल वीपन्स है। ठीक है, ये तो न्यूक्लियर वीपन्स है, याद रखना। तो ये उसका एनर्जी का, सन में भी ऐसे ही एक्सप्लोजन होता है। इससे सन के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या रहता है, एनर्जी रहता है। ये दिख रहा है, ये सब एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है। तो ये एनर्जी क्या करता है, सन छोड़ते रहता है कंटिन्यू, और उस सन के एनर्जी के साथ साथ छोटा, मतलब कुछ अमाउंट में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी छूटता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन ही छोड़ता है, और हमारा अर्थ उसको कैच करता है क्या, नहीं। क्यों कैच नहीं करता? बिकॉज द अराउंड द अर्थ इट हैज अ कवर दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसको आने नहीं देता, लेकिन इस एनर्जी को सन रेज के फॉर्म में आने देता है। समझ में आ रहा है? अगर यही चीज अंदर से फटे तो ये इसको होल करके निकल जाएगा, और फिर ये ऊपर से भी मरेंगे और नीचे से भी मरेंगे। इसलिए बोलते हैं पॉल्यूशन कम करो। आ रहा है पॉइंट समझ में? अगर ये लेयर गया तो फिर ना स्किन पे इतने सारे कैंसर होंगे, बॉडी ऐसा इरिटेट होगा, कहीं पे कुछ भी। आई वायरस जानते हो तुम लोग? एनीवन डू यू नो अबाउट द आई वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस? अगर ये वायरस बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का शेप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल इंसान नहीं रहेगा, ऐसे लगेगा फोड़े हो रहे हैं बीच में बॉडी में, कहीं से बॉडी का स्केलेटन कहीं से डैमेज हो जाएगा, अजीब सा होता है। उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ऐसे वायरस आ जाएंगे बॉडी में, क्योंकि ये सारी रेज उनको पनपने देता है, हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। एरस पॉइंट, ओके। तो ये एनर्जी होता है। लेकिन अगर इसी एनर्जी को, इस एनर्जी सोर्स को हम लोग क्या करें, किसी रिएक्टर के अंदर करें। पॉइंट समझना, किसके अंदर करें, रिएक्टर के अंदर। सो these are the controlled method, these are the controlling, मतलब इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और इससे हाई अमाउंट में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी। आ रहा है पॉइंट समझ में? मतलब सोचो, छोटा सा एलिमेंट को, बस इतना तो बहुत हो गया, एक छोटा सा एलिमेंट
तो बस हल्का सा उसको इलेक्ट्रिसिटी दो, उससे इतना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते अगर अनकंट्रोल मेथड हुआ तो। अगर उसी को रिएक्टर, रिएक्टर मतलब एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है, बार्क जो होता है ये रिएक्टर प्रोड्यूस करता है। बार्क जो है ना वो फर्स्ट रिएक्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, सर्च करना गूगल में बार्क, उसमें एक बहुत बड़ा क्या है एरिया है, मुंबई के बाहर, मुंबई एरिया आता है लेकिन मुंबई के बाहर एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे इस रिएक्टर को बनाया गया है। और उस रिएक्टर में सिर्फ एक ही काम होता है, इस एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब इस यूरेनियम को तोड़ के उससे फ्यूजन करके सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये सिर्फ रिसर्च के लिए है, ऐसा मुंबई को सप्लाई नहीं करना है उनको इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ रिसर्च के लिए कि ये कैसे कैसे परफॉर्म करता है। तो ये होता है न्यूक्लियर एनर्जी। समझ में आया पॉइंट कैसे बनता है ये? तो ये रिएक्ट किसके थ्रू, किसके अंदर होगा, ये रिएक्टर के अंदर, जो उसको कंट्रोल करके रखता है, यानी कि इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पॉइंट याद रखना। अब देखो इसका यूजेस कहां कहां होता है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज कहां करेंगे हम? मानते हैं कि इसका छोटा सा अमाउंट क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, बट हाउ? देखो बार्क जो है ये सब प्रोड्यूस करता है और इसको इंक्लूड करता है सबमरीन। सबमरीन पता है सबको कि नहीं पता? डू यू नो अबाउट द सबमरीन? पता है ना, नेवी का, इंडियन आर्मी का एक बहुत ही स्पेशल, मतलब समझ लो कि आर्मी ऑपरेशन का एक हिस्सा है सबमरीन। सबमरीन जो होता है ओशन के अंदर, यानी समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर से चलता है। नेवी ऊपर में रहता है, जहाज ऊपर में रहता है, लेकिन सबमरीन पानी के अंदर ही अंदर चलता है। और वो पूरे ठिकानों पे, जो दुश्मन ठिकाने या बॉर्डर्स है ना, जो जो आपका ओशन क्या होता है, जो बॉर्डर्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अब सोचो उसके अंदर पावर कहाँ जनरेट होगा, तो उसके अंदर पावर को जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं, यानी उसके अंदर छोटा छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बना के रखते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो उसके अंदर ओशन के अंदर चलने में उसको हेल्प करता है, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसका छोटा सा अमाउंट बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर हमको 1 मेगावाट चाहिए, 1 मेगावाट एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत सारा टन कोयले को जलाना पड़ेगा, लेकिन इतना सारा टन कोयले को सबमरीन के अंदर डालेंगे कैसे? इतना सारा बैटरी उसके अंदर डालेंगे कैसे? इतना सारा केमिकल, इतना सारा पेट्रोल सबमरीन के अंदर डालेंगे कैसे? वो तो वैसे ही हैवी होता है। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो उसके लिए कुछ ऐसा अमाउंट चाहिए एनर्जी का जो कम हो और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो ये सोर्स होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट है, ऐसा नहीं ना कि 2 किलो दे दो, ठीक है, ये नहीं, ये मिलीग्राम ग्राम के हिसाब से चलता है, छोटा छोटा। चलो देखो नेक्स्ट। सो न्यूक्लियर एनर्जी में देखो गाइस, ऑन मोर सोर्स ऑफ ऑब्टेन बाय एनर्जी हैज बीन डेवलप्ड, वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज सेंटर इन द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कि ये कोई भी एलिमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, ये देखो कोई एलिमेंट है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, पता है ना, जैसे कार्बन है तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, पता है किसी को? 6। कितना होता है? हाँ, तो इसके अंदर यानी कार्बन का एक एलिमेंट होगा, और एलिमेंट के अंदर एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते। अरे पॉइंट समझ में? ठीक है, ये अभी 9th में पढ़ोगे, अभी 10 में 8 में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मतलब हर एक एलिमेंट का एक वेट होता है और पावर होता है, यानी कि हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखो। तो ये कार्बन है तो कार्बन में जैसे 6 इसका इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास होता है 12, ये जो मास है यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो कार्बन जो हम लोग यूज करते हैं, पेपर, चौक, ये सब क्या है, कार्बन है, उसमें इतना रहता है, और मेन एनर्जी का सोर्स क्या होता है, ये न्यूक्लियस। ऐसे ही यूरेनियम में होता है 92 इलेक्ट्रॉन और 238 एटॉमिक मास, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपका रेडियो एक्टिव यूरेनियम, आपका थोरियम, और 2-3 और है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। याद रखना कौन सा सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव यानी कि विकिरण सब्सटेंस।
अगर इनका यूज करेंगे तो फिर महाविनाश होगा। समझ लो कि ये है ब्रह्मास्त्र, समझ में? जिसको आप अपने फायदे के लिए छोड़ो या किसी दूसरे के फायदे के लिए छोड़ो, दोनों का ही क्या होगा, विनाश होगा। यानी कि दोनों एंगल, दोनों साइड क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये अभी अभी डिस्कवर हुआ है ना, मतलब इसको ज्यादा नहीं हुआ है टाइम, ये कम से कम 50 या 60 साल हुआ इसको इन्वेंट हुए। ठीक है, पहले इसका यूज नहीं करते थे। अभी कोरिया बना रहा है बहुत बड़ा रिएक्टर। साउथ कोरिया पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अभी क्या कर रहा है, बहुत बड़ा रिएक्टर बना रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। चाइना बना रहा है एक आर्टिफिशियल सन बना रहा है। सन समझते हो, सुने हो न्यूज में, अपना खुद का सूरज बना रहा है करके। खुद का सूरज बनाने का मतलब है खुद का रिएक्टर बनाना। इतना एनर्जी जितना सूरज के पास होता है, उतना एनर्जी। समझ में आ रहा है? अगर वो एनर्जी ब्लास्ट हुआ तो फिर गया। नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट है फोसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट इज द फोसिल फ्यूल्स। चलो फोसिल फ्यूल क्यों, कौन कौन जानता है भाई फोसिल फ्यूल? देखो मैक्सिमम चीजें मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन इनमें से कुछ कुछ चीजें जो है वो आपके सिलेबस में है, पूरा का पूरा सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि ये चीजें का सोर्स क्या है। ठीक है, फोसिल फ्यूल, फोसाइल फ्यूल बोलते हैं इसको। चलो फोसाइल का मतलब होता है जीवाश्म, यानी कि जीव का अंश। ठीक है, द पार्ट एंड द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लुक एट हियर, स्ट्रेट देखो, सिट प्रॉपरली। ओके, अब देखो पॉइंट समझना, फोसिल फ्यूल्स। डायनासोर पता है सबको? यू नो अबाउट द डायनासोर? डायनासोर अभी है क्या? खुशी, डायनासोर नहीं है अभी। क्यों नहीं है पता है? नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है पता है? एस्ट्रोनॉट जानते हो? एस्ट्रोमियर्स, मेस्ट्रोमियर्स नहीं जानते? एस्ट्रोमियर्स का मतलब है जब यूनिवर्स से कोई बहुत बड़ा पत्थर, यानी कि एक बहुत बड़ा हेवेंटरी बॉडी, ठीक है, इंटर करता है तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोमियर्स। ये एस्ट्रोमियर्स जब आपके अर्थ पे गिरा तो उस टाइम डायनासोर पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो गया, एग्जिस्टेंस हो गई। ठीक है, उस टाइम जो डायनासोर था उसका एक एक्सेप्शन हुआ था कि अर्थ में जब एस्ट्रोनॉट्स आके गिरे थे, ठीक है, ऐसा तो ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट के टाइम जो डायनासोर थे, देखो आधा जो 1/4 पोर्शन होता है, पता है ना, उसका 3/4 पोर्शन, मतलब टोटल आपका 4/4। मैथमेटिकल है, समझ में आ गया? आपका अर्थ है आपका 4/4, मतलब एक अर्थ एक है, अर्थ के फोर्थ में से 3 पोर्शंस में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इसमें इसके 3 पोर्शंस में क्या फील होता है, वाटर, और इसके एक पोर्शंस के बराबर क्या है, लैंड। ये तो पता है ना। 1 पोर्शन में क्या है आपका, 1/4 में लैंड है, जितने भी जमीन है वो छोटा छोटा हिस्सा में ही तो है, उसके बाद पूरा का पूरा क्या है, ओशन ही है। ठीक है, तो ये पोर्शंस है। अब इसमें पॉइंट समझना, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ चीज, ये जो है ना एरिया टूट टूट गया है, जैसे यहाँ पे है कुछ आइलैंड, यहाँ पे ऐसा मतलब घुमा हुआ है। तो डायनासोर पहले इस पे रहते थे। डायनासोर मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स आया उसको क्या किया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उस टाइम यहाँ पे जो बड़े बड़े रूट वुड टाइप के, मतलब रेडवुड जानते हो, रेडवुड प्लांट्स, रेडवुड ट्रीज, दुनिया का सबसे लंबा और मोटा ट्रीज होता है, रेडवुड ट्रीज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो रेडवुड ट्रीज उस टाइम पे रहता था, वो सब इस एस्ट्रोमियर्स की एक्टिविटी की वजह से तबाह हो गया। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म समझते हो, मतलब कि जो जल में रहता है, जो वाटर में रहता है, जो आपके ओशन में रहता है, जैसे फिश, शार्क, ब्लू व्हेल और जितने भी हैं, वो सब, इन सब का क्या हो गया, डेथ हो गया। अब पॉइंट समझना डेथ कैसे हुआ। अब दो चीजें यहां से फॉर्म हुई, जब उनका डेथ हुआ तो आज के डेट में दो चीजें बनती है। जो रेड वुड टाइप की जो वुड थी वो जमीन के अंदर धंस गई, जब डिस्ट्रॉय हुआ तो इतना ज्यादा सॉइल ऊपर गया कि बाद में उसको बहुत मोटा लेयर से क्या किया, कवर किया। ठीक है, अभी देखना ट्रक चलता है तो कितना धूल उड़ता है बेमे तरफ। ठीक है, उस टाइम तो एस्ट्रोनॉट चला था उसके ऊपर, तो कितना ज्यादा सॉइल को वो कवर किया होगा। एक छोटा सा हेवेंटरी बॉडी 1 किलो का अगर आप वेट लेते हो और उसको बहुत बड़े धूल के बवंडर में छोड़ोगे तो उसके अंदर का धूल ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा,
सेम फंक्शन यहाँ पे सोचो, अगर एक एस्ट्रोनॉट, ठीक है, कम से कम वही 36,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है, 36 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर एक सेकेंड में, उतनी स्पीड से आएगा और अर्थ को जब ठोकर मारेगा वो, तो सोचो कितना बड़ा सॉइल का पार्ट ऊपर जाएगा। वो सॉइल का पार्ट ऊपर गया, इस पूरे को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, ठीक है, इस पूरे को क्या किया, फुलफिल किया, ठीक है। ये सारे जो वुड थे यानी जो लकड़ियां थी वो नीचे दब गई और जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म थे वो भी नीचे दब गए, ठीक है। तो ये जो लकड़ी जो दबा उसको आज के डेट में जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो इससे बना कोल, आ रहा पॉइंट समझ में। और जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, डायनासोर थे, जो आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म थे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते थे, ब्लू व्हेल, शार्क हो गए, जितने भी हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, इनसे बना पेट्रोल, यानी कि पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ग्रीस, ऑयल, ये सब आ रहा पॉइंट समझ में, जिसको आज के डेट में हम लोग माइनिंग करके, पंपिंग करके बाहर निकालते। मतलब एक्चुअल में हम लोग क्या जरा है, सोचो, जिसको बोलते हैं फोसिल्स, मतलब कि जीवों का एक अंश, जीवाश्म, ठीक है, रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हो गया आपका पॉइंट समझ में आया, कोयले कहां से निकलता है और ये पेट्रोल कहां से निकल रहा है, ठीक है, ओके। आप लोगों को क्लियर है? कुछ नहीं है बेटा, देखो अभी जैसे हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हम लोग हैं, और ओशन में एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, सब है। फिर से एस्ट्रोनॉट आके गिरेगा, ठीक है, सबकी डेथ हो जाएगी, तो जो लकड़ियां हैं वो नीचे जाके क्या बन जाएगी, कोयले बन जाएगा, और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी अंदर ही अंदर सड़ के पेट्रोल बना देगी, यानी कि पेट्रोलियम बना देगी। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। मतलब ये समझ लो, जहां अभी क्या है आपका, अरब है, अरब कंट्री जानते हो ना, इराक जानते हो, इराक, जहां अभी इराक है, जहां पूरा सैंड सैंड है, वो पहले ओशन हुआ करता था, ठीक है। और जो अभी हमारा जो एरिया, जैसे छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हुआ करता था, पेड़ हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे कोयला सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है। आपका छत्तीसगढ़, ओडिशा, ऑफशोर, ये जितना एरिया है यहाँ पे पेड़ ही पेड़ थे, मतलब कोयला ही कोयला आज की डेट में हम लोग माइनिंग करते हैं, ठीक है। और जहां जहां रेगिस्तान बन गया समझ लो, उस टाइम में वहां पे क्या होता था, पूरा का पूरा ओशन रहता था। ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब सड़ती है ना, डिकम्पोज होती है विदाउट ऑक्सीजन, समझ में आ रहा, विदाउट ऑक्सीजन, भाई उसके ऊपर तो लेयर आ गया ना, वो अंदर ही अंदर क्या हो रही है, सड़ रही है, तो वो चीजें जो होती है अंदर ही क्या होती है, कंपोज करके अपने आप को एक अलग कंपाउंड बना देता है, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम, यानी कि ऑयल। और ये ऑयल कंडक्ट होके पेट्रोलियम बना, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसका माइनिंग हुआ और आज के डेट में पेट्रोल डीजल के फॉर्म में बाहर आता है। क्लियर है इतना? चलो बुक देखो, अब हिस्ट्री बता दिया मैं, अब तुम लोग ये नहीं बोलोगे सर अंदर कहाँ के आया पेट्रोल, ठीक है। चलो देखो, इन आवर डेली लाइफ टू रन आवर व्हीकल्स एंड टू मेक द फूड विच थिंग्स आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। भाई आज के डेट में हम लोगों ने जो पेट्रोल डीजल है उसका यूज किसके लिए करते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए करते हैं, व्हीकल को चलाने के लिए एनर्जी जनरेट कर रहे हैं कि नहीं। इन्वर्टर, जो जितने भी इन्वर्टर छोड़ दो, जो बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, कुछ बड़े बड़े क्या होते हैं, जो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर्स होते हैं, उन सब से एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, कारखानों में, बहुत मतलब जो हैवी मशीन्स होते हैं उनको चलाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पेट्रोल एंड डीजल। यानी कि मेन एनर्जी का सोर्स क्या है आपका, पेट्रोल एंड डीजल है। यहाँ तक कि आपका रेलवे, आपका एरोप्लेन जैसी चीजें जो होता है वो पेट्रोलियम से चलता है। पॉइंट आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है, मेन एनर्जी का सोर्स है आपका फॉसिल फ्यूल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, कोल, वुड, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आर कॉल्ड फ्यूल्स, ओके, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीजें इनसे बनता है। From where do we get this? Come let us find out. Due to change long ago in the earth, जब अर्थ में बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब बहुत पीरियड पहले, ठीक है, आज से लगभग कम से कम ले लो 20 बिलियन ईयर अगो, जब कुछ चेंजेस हुआ अर्थ में चेंज का मतलब है कि कोई आया और बॉल की तरह मार के चला गया अर्थ, ठीक है, पूरा जियोग्राफिकल जो रीजन है वो चेंज हो गया। आपको क्या लग रहा है हिमालय कैसे बना होगा, बे ऑफ मैक्सिको कैसे बना होगा,
हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ है ना, सबसे बड़ा क्या है आपका बेसिकली हाइटेस्ट टॉप एरियाज है। वो कैसे बना, जब दो जियोग्राफिकल एरिया आपस में टकराए तब जाके हिमालय बना। जब दो एरिया को ऐसे टकराते तो ऊपर से कोई चीज आता है ना, सेम वैसे एरिया, क्योंकि जितने भी आइलैंड थे वो सब दूर दूर थे। फिर बाद में जब सब क्या हो गया, बहुत टाइम लगा और सब एक साथ अटैच हो गए। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज है, तो उनमें ये सारी चीजें भी बनी। सो ड्यू टू द हाई, देखो प्लांट ड्यू टू द चेंज लॉन्ग अगो इन द अर्थ, प्लांट एंड ट्रीज गोट बर्न एंड स्लोली लेयर ऑफ द सॉइल वेयर फॉर्म ऑन देम। मतलब जो प्लांट था, जो एनिमल था, वो जल गया, क्योंकि जो एस्ट्रॉइड आके ऊपर से आया था वो पूरी की पूरा आग का गोला था। समझ में आ रहा है, जब आग का गोला मतलब समझ लो बहुत ज्यादा ही एक आर्टिफिशियल सन आके गिरा, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो पहले वहीं पे जल गए। उसके बाद ऊपर से क्या था, जब वो गिरा तो बहुत सारा सॉइल का पार्टिकल ऊपर चला गया। मतलब समझ लो कि 20 से 30 किलोमीटर का लेयर, 20 से 30 किलोमीटर का मोटा लेयर ऊपर चला गया। और वो जब टाइम लगा तो 2 से 3 दिन के बाद गिरते रहा धूल के बादल की तरह, और फिर पूरे को क्या कर दिया, कवर कर दिया। ओके, तो ये उस टाइमिंग में फिर क्या हुआ, so layer soil will be formed on them due to high pressure and temperature. These remains of plants and animal got converted to coal, and the formation of the coal is this way take thousands of years. मतलब जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, वो सब इन धूल मतलब जो डस्ट पार्टिकल से जब कवर हुआ, ठीक है, तो उससे वो क्या फॉर्म हुआ, कोयला फॉर्म हुआ। और ये बनने में उसको कितना टाइम लगा, हजारों साल का टाइम लगा, 1000 ईयर का टाइम लगा। आज समझ में, अभी जो कोयला खराब है उसको अगर 1000 साल तक हम लोग रोक दे तो वही A1 ग्रेड कोयला बन के निकलता है। सबसे बेस्ट कोयला होता है लैंथ्रानाइट, ठीक है, लैंथ्रासाइड बोलते हैं उसको। और ये लैंथ्रासाइड जो कोल होता है वो बहुत ज्यादा लाख ईयर में, मतलब लाख ईयर का टाइम के बाद बनता है। ठीक है, जिसको माइनिंग करते हैं छत्तीसगढ़ कोरबा से। ओके, तो ये टाइमिंग है। उसके बाद देखो, अच्छा आपको अगर कोई बंद कमरे में बंद कर दे, मतलब एक कमरा है या एक बॉक्स है, एक संदूक दे दो बड़ा सा, उसमें बंद कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, गर्मी लगेगा ना। अब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो बचा भी होगा, जिंदा भी होगा, वो मोटा लेयर में, सॉइल के मोटे लेयर में कितना किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर में दबा हुआ है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से क्या हो गया, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया, और पूरा का पूरा उसका बॉडी 1000 ईयर में किसमें कन्वर्ट हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, देखो इन द सेम वे द dried remains of dead animals change to petroleum due to high pressure and temperature. This is why we call them fossil fuels. इसलिए हम लोग जो ये पेट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, मतलब कि आपका जीवाश्म बोलते हैं, जीव का अंश बोलते हैं। ठीक है, द लिविंग रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, याद रखना फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल का डायरेक्ट मतलब। चलो ये क्लियर हो गया सबको, पेट्रोल डीजल ये सब कहां से आ गया। ओके, आप लोगों को क्लियर है गाइस। ओके, चलो देखो नेक्स्ट है फिर बायोगैस। बायोगैस मतलब कि आपका ये, अच्छा पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, ये जितने भी गैसेस हैं वो सब इनसे ही बनता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसी से बनेगा। या एक्चुअल में जो ये पेट्रोलियम होता है वो पेट्रोल बनाते हैं, मतलब सबसे क्वालिटीफाइड। जब पेट्रोलियम को निकालते हैं, हल्का हल्का गर्म करते हैं, तो सबसे पहला जो वेपराइजेशन होता है, वेपर बन के निकलता है, उससे बनता है पेट्रोल। उसके बाद उसके नीचे जो होता है उसको टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, तब बनता है डीजल। ठीक है, उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब बनता है केरोसिन। केरोसिन और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर आपका एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं डामर, जानते हो, वो सबसे लास्ट प्रोडक्ट बनता है, सबसे लास्ट। ठीक है, और वो देखो कितना महंगा, मतलब इसको ले लो, और एक वो होता है सोयाबीन, जानते हो ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका हेड से लेके एंड तक पूरे यूज होता है, वो भी बहुत कॉस्टली में। और सोयाबीन का भी हेड से लेके एंड तक पूरा यूज होता है, वो भी कॉस्टली में। सोयाबीन जब आता है तो उससे ऑयल निकाल लेते हैं, और जो बचा हुआ रिमेन्स होता है उसका बड़ी बना देते हैं। बनता है कि नहीं, पूरा का पूरा यूज करते हैं। सेम वैसे ही है, पेट्रोलियम जब निकलता है, यानी कहीं पेट्रोल का कुआं आ गया, यानी पेट्रोल का सोर्स आ गया, तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ग्रीस, ऑयल, ये सब चीजें बनती है। लुब्रिकेंट जो आता है वो सब, ग्रीस ऑयल जानते हो, ट्रैक्टर्स में जो ग्रीस यूज होता है वो, ये सब इनसे बनता है। ठीक है, ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं, बाइक में डालते हैं ना, इंजन ऑयल, वो सारी चीजें इनसे बनती है। ठीक है, तो याद रखना।
अब थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि अफगानिस्तान में हम लोगों का कंट्रोल नहीं रहा। पेट्रोल का कुआं एक वहां भी है ना जहां से सप्लाई होता था। इंडिया में 2 कुएं हैं, ठीक है, जो सप्लाई करते हैं, इराक से खरीदे हुए हैं। ओशन के अंदर ही अंदर पूरा सप्लाई होता है ट्यूब्स के थ्रू। चलो, इतना क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट देखो गाइस, द पेट्रोलियम pump, okay, petroleum is the form deep below the earth passed between the rock. This is obtained by digging well and pumping in out through pipes. यानी कि ये जो पेट्रोल बना वो जमीन के अंदर चट्टानों के अंदर चला गया क्योंकि हल्का होता है और कंप्रेस्ड है, ठीक है। कंप्रेस्ड और हल्का है मतलब क्या हो गया, चला गया आपका फॉर्म।